नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th की सिविक्स की सेकंड चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो वीडियो है पर्टिकुलर वीडियो, इसमें हम फर्स्ट पार्ट डील करेंगे जिसमें बहुत सारे हम सब टॉपिक्स डील करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, फिर फेडरल गवर्नमेंट्स कौन कौन से देश में प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, फिर फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इंडिया की क्या स्टैंड है फेडरल गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में, और इंडिया में क्या सिचुएशन है, इंडिया में फेडरल है या यूनिटरी है, वो भी हम जानेंगे, उसके फीचर्स जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो फेडरलिज्म एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जिसमें पावर जो है वो एक सिंगल अथॉरिटी के पास नहीं रहता है, वो पावर जो है वो बटा रहता है, ठीक है। तो इंडिया के केस में क्या है, तो इंडिया के केस में पावर जो है डिवाइडेड है अमॉन्ग व्हाट, नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि इंडिया में किस टाइप ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली हम लोग टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता होगा, जो नेशनल गवर्नमेंट जो पूरे नेशन के लिए है, और एक स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स के लिए है। लेकिन हम फर्दर जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो और समझेंगे कि इंडिया में टू लेवल्स नहीं है, थ्री सिस्टम है, थ्री लेवल्स है। थ्री लेवल, फर्स्ट तो हो गया नेशनल लेवल पे है, सेकंड स्टेट लेवल पे है, तीसरा जो है उसको क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायती राज, पंचायती राज कहेंगे कहाँ, गांव में, रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये है तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो फर्स्ट स्तंभ क्या है, नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट या रूरल एरियाज में पंचायती सिस्टम, और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम, ठीक है। तो पावर जो है यहाँ पर डिवाइडेड है, अलग अलग, नेशनल गवर्नमेंट के पास में अलग पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग है, और साथ ही साथ में जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास भी अलग पावर है। तो इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी सिस्टम को फेडरलिज्म कहते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट में एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पे पावर जो है वो एक ही अथॉरिटी के पास है, मतलब पावर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगा, ठीक है, सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट। तो नेशनल गवर्नमेंट को हम लोग बहुत अलग अलग टर्म से डिनोट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिनोट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, ये सब क्या है, नेशनल गवर्नमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं। तो अलग अलग टर्म्स होगा तो ये सेम ही टर्म है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, वो सिर्फ एक ही अथॉरिटी के पास होता है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है। पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता। हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी समझेंगे। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, जो फेडरल कंट्रीज होते हैं उसमें पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब पावर जो है बटे हुए हैं, अलग अलग अथॉरिटीज में बटे हुए हैं। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में नहीं होता, पावर इकट्ठा एक ही अथॉरिटी के पास होता है, ठीक है। यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप है, इंडिया में है जो वो थ्री लेवल्स है। तो इंडिया जब आजाद हुआ था 1947 पे, तब इंडिया में भी दो लेवल के गवर्नमेंट थे, नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट थे, ठीक है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट पे थे। लास्ट में जब इंडिया थर्ड जो आया, थर्ड लेवल का आया तो 1992 में, जिसको पंचायती राज अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तब पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो मेनली जो टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं मैक्सिमम कंट्रीज में, ठीक है। वन
is the government for the entire country that is usually responsible for the subjects of common national interest, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जो पूरे कंट्री के लिए सेम होता है, ठीक है। जैसे आज के टाइम में हमारा नेशनल गवर्नमेंट कौन लीड कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो किन कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी पार्टी से, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है, तो ये नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट। फिर द अदर आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में प्रोविंसेस भी कहा जाता है, या फिर इंडिया के केस में हम लोग स्टेट्स कहते हैं, अमेरिका में भी हम लोग स्टेट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत अलग, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहां पर प्रोविंसेस के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। तो दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसमें कितने सारे 28 स्टेट्स है ऑलमोस्ट, है ना, 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी है, ठीक है। तो 28 स्टेट्स जो है उसके अलग अलग गवर्नमेंट हेड होते हैं, अलग स्टेट में अलग पार्टी के लीडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर अलग अलग होते हैं, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल में ले लिया जाए तो तृणमूल कांग्रेस का रूल है, यूपी में ले लिया जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का गवर्नमेंट चलता है। तो उसी तरह से हर स्टेट में, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, केरल, सब में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट की जो फंक्शनिंग है वो देखभाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट और नेशनल लेवल पे। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, ठीक है। और ये दोनों ही गवर्नमेंट, नेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को पास अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। और मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कोई भी किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा अनलेस सिचुएशन जो है वो बहुत बिगड़ जाता है, ठीक है, तब तक इंटरफेयर नहीं होता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होगा तो उसे सॉल्व कौन करेगा, तो वो करेगा जुडिशियरी हमारा, ठीक है। तो वो जुडिशियरी हमारा सॉल्व करेगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पूरे वर्ल्ड वाइड में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो इंडिया में तो है ही, इंडिया के जो आसपास नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट है। इधर में मलेशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में, रशिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है, यूरोप में भी कुछ कुछ है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब में है। अफ्रीका में बहुत कम है, नाइजीरिया, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका में ही मेनली है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि ये सब क्या था, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो, उसमें तो बहुत ज़्यादा, कनाडा हो या यूरोप हो या सॉरी यूएसए हो या मेक्सिको, सब जगह फेडरल गवर्नमेंट ही है, ठीक है। साउथ अमेरिका में भी कुछ हद तक, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में भी ये मिलता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट, अगर ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज अगर है पूरे वर्ल्ड में, तो लगभग 70% कंट्रीज में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। मेजॉरिटी में क्या है, गवर्नमेंट है वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, जैसे कि चाइना में, वहां पर वन पार्टी ही रूल करता है, सब कुछ वही कंडक्ट करता है, वहां पर कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। सिमिलरली अलग, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में भी यही चलता है, वहां पर वन पार्टी रूल ज्यादा चलता है, ठीक है। तो वैसे सिस्टम को हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। अब हम डिफरेंस जान लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी सिस्टम एंड द फेडरल सिस्टम, ठीक है। यूनिटरी, a single level of government has sub units that are subordinate to the central government, ठीक है। तो इसमें सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होता है, एक ही गवर्नमेंट होता है, और इसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो जो नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है, सिंगल जो गवर्नमेंट है, वो उसी की बात सुनते हैं, ठीक है, उसी का कहना मानते हैं। ये लोअर पोजीशन होता है, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोअर पोजीशन पे आते हैं। तो ये जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसी की बात वो सुनते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, यहाँ पर 2 या 2 से भी अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट पावर होल्ड करता है। सबका अलग अलग पावर होल्ड होता है, और ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। इंडिया के केस में क्या है, जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट है वो उसका कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, सब जो स्टेट गवर्नमेंट वो उसका सबऑर्डिनेट नहीं माना जाता है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में
जो नेशनल गवर्नमेंट होगा उसका जो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट है उसे हम लोग सबऑर्डिनेट मानेंगे, ठीक है। तो वो उसका रूल फॉलो करता है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हम लोग फॉलो कर भी सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्या लॉज है, क्या प्रोविजन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। तो जैसे मैं बताया, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनकी सबऑर्डिनेट होती है, तो उनका कहना मानना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कांट ऑर्डर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ठीक है। ऐसा अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता जिसको हर स्टेट को मानना ही पड़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। फिर द सुप्रीम is the central government and the administrative division exercise only powers that central government has given to them, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम पावर किसमें है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। जैसे कि चाइना में देख लीजिए, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ पर क्या सेंट्रल सब जो पावर है, चाइना में क्या सी जिनपिंग के पास में है, नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन के पास में, सारा पावर उनके पास में, और इनका जो भी कहना होगा वो पूरे एक टाइप ऑफ पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है उनको फॉलो करना ही पड़ता है। यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारे पार्टीज मिल जाएंगे, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टीज बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। द प्रोविंशियल और द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आंसरेबल नहीं होता है। बोथ आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पब्लिक। क्यों? क्योंकि पब्लिक नहीं, पब्लिक के लिए ही काम करता है, ठीक है। द गवर्नमेंट पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट का। बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस। फिर फीचर्स देख लेते हैं फेडरलिज्म के, ठीक है। तो फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर क्या है, देयर आर टू और मोर लेवल्स या टायर्स भी बोल सकते हैं। तो इंडिया में क्या है, 3 टायर सिस्टम है, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट है नेशनल गवर्नमेंट, फिर सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तीसरा है पंचायती राज सिस्टम जिसको पीआरआई या फिर हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज भी कह सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज, तो म्यूनिसिपैलिटीज जो अर्बन एरिया में होता है, पंचायती राज रूरल एरिया में होता है। तो यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है, 1, 2 और 3। Different tiers of government govern their same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration. तो सबका इंडिपेंडेंट पावर है, सबका अलग अलग पावर है। जो पीआरआई होगा, पंचायती राज सिस्टम, वो रूरल एरियाज में देखभाल करेगा। जो विलेज का प्रॉब्लम है, जैसे कि विलेज में कोई मेला लगा, तो जो मेला से जितने भी रेवेन्यूज होंगे वो कहाँ जाएगा, तो वो पंचायत के पास वो पैसा इकट्ठा होगा, ना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास जाएगा, ठीक है। तो वैसे जो टैक्सेशन, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी होगा वो लोकल गवर्नमेंट सॉल्व करेगा, ठीक है। तो हर जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, पावर्स उनके अलग अलग है। फिर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग इसमें थोड़ी देर में आएंगे कि जुरिस्डिक्शन कौन कौन से है, जिसमें हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सो द एक्सिस्टेंस एंड द ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, ठीक है। तो सबका पावर जो है वो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही जिनका जो पावर है वो उसी उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, ना कि वो सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है। तो पुलिस हर स्टेट का अलग अलग पुलिस होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है अलग हर स्टेट का। जैसे आपने कभी गौर किया होगा, तो जैसे कोलकाता पुलिस जो होता है उनका जो ड्रेस होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन बाकी स्टेट के पुलिस का कलर खाकी होता है। तो ये डिफरेंसेस है उनका। यूनिफॉर्म भी अलग हो सकता है या उनके पे स्केल भी अलग हो सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स को जो होते हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, जो बिहार पुलिस को उनको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। तो वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है,
तो यही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब फंक्शंस, पावर फंक्शन सब लिखे हुए हैं। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो और जो अगर कोई चेंजेस लाने भी है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ लाने भी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लाना चाहता है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से नहीं हो जाएगा, सारे स्टेट, सारे जो टायर सिस्टम है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते, जैसे जीएसटी जब लागू हो रहा था 2016 के टाइम पे, तो जीएसटी जब लागू हो रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव किया था पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये लॉ कब बना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोकसभा है और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये बिल जो है पास होता है। फिर पास होने के बाद जितने भी स्टेट्स हैं, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, उनमें वो रेटिफाई होता है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में रेटिफाई हो जाता है देन ओनली जीएसटी एक पर्टिकुलर हमारा लॉ बन जाता है ना। तो इसके लिए ये प्रावधान है। तो ये थोड़ी बहुत टीडियस टास्क होती है, अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन या चेंज अमेंडमेंट लाना है तो सबसे पहले तो लोकसभा राज्यसभा से दोनों से ही पास होना पड़ेगा। फिर बाद में वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जो असेंबली होती है वहां से भी वो बिल पास होना चाहिए, तभी वो बिल लागू हो पाएगा। ठीक है, तो वो जीएसटी के केस में था। ठीक है, फिर कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट का दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो उसको सॉल्व कौन करेगा, उसको सॉल्व करेगा जुडिशियरी, अपना जुडिशियरी। तो द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। अगर कोई कंफ्यूजन हो गया या कुछ पावर्स को लेकर अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में या बिटवीन द स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको उसका उसको मतलब क्लैरिफाई कौन देगा, उसका वर्डिक्ट कौन करेगा, तो वो काम करेगा जुडिशियरी काम करता है। तो जुडिशियरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो जुडिशियरी, इंडिया में जुडिशियरी क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, वो इंडिपेंडेंटली खुद काम करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देगा किस मामले में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स है या बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, तो ये सॉल्व कौन करेगा था, द हाईएस्ट कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अगर विद इन द स्टेट्स में कुछ प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है विद इन स्टेट में, एक स्टेट के अंदर में, तब वो हाई कोर्ट, अपना जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट है वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम। ठीक है, फिर सिक्स्थ फीचर क्या है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो जैसे हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सेवेंथ पॉइंट क्या है, द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फेडरल सिस्टम के क्या है कि टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी को, एकता को बनाए रखने के लिए, while at the same time accommodate regional diversity। तो दोनों ही काम हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट से, यूनिटी भी हो जाता है और साथ ही साथ में डाइवर्सिटी भी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों हो जाता है बिकॉज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। फिर आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ठीक है, तो एक आइडियल फेडरल सिस्टम में दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल ट्रस्ट, ट्रस्ट बिटवीन किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में डिस्प्यूट हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो हमारी यूनिटी है, कंट्री की यूनिटी है, वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है बिटवीन द स्टेट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और ये भी होना चाहिए ना कि हर स्टेट इकट्ठा रहना चाहती है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्टेट अपना एक अलग देश मांग करने लगता है, जैसे कि बहुत बार होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे नागालैंड हो गया, वो चाहते हैं कि अपना एक देश बन जाए। बोडोलैंड हो गया जो असम में है, वो चाहते हैं कि अलग देश बन जाए। खालिस्तान का इशू है। तो वो सब थोड़ा बहुत इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन एक फेडरल सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ठीक है, तो ये फीचर्स है। अब कुछ फीचर्स जो है मैं बहुत शॉर्ट में ही आपको इसमें पता चल जाएगा, और इसको मेमोराइज करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है हमने ऊपर में पढ़ लिया अभी तक। फिर सबसे शॉर्टकट में अगर हम लोग को याद करना हो तो फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो रिटन है, लिखित है। तो जो भी लिखा हुआ है सब उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे टॉप पे आता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊंचा कोई नहीं है, ना ही प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, कोई भी कोई इंसान इंडिया में ऐसा नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पावरफुल है, सबसे सुप्रीम है। ठीक है। फिर तीसरा पावर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स। तो अलग अलग पावर्स डिवाइडेड है अलग अलग गवर्नमेंट में, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, या फिर जुडिशरी, पावर्स अलग डिवाइडेड है। फिर लेजिस्लेचर में भी अलग पावर्स है, लोकसभा के अलग है, राज्यसभा के अलग है, स्टेट असेंबलीज के अलग पावर है। जुडिशरी में भी वही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के सब अलग अलग पावर्स डिवाइडेड है। चौथा फीचर क्या है, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी जैसे मैंने बताया, जैसे कि स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी होता है। फिर साथ ही साथ में पांचवा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके बारे में भी मैं डिस्कस किया। जुडिशरी जो है अपना कोर्ट सिस्टम जो है वो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इंडिपेंडेंट, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई काम नहीं करती है, ना वो लेजिस्लेचर के ना एग्जीक्यूटिव के किसी भी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करते। ठीक है। और लॉ के सामने, जैसे आपको पता है कि लॉ के सामने सब इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसको हम लोग राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है। फिर सिक्स्थ क्या है फीचर, इंपॉर्टेंट बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो फेडरल सिस्टम के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, वो डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे दो है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और जो स्टेट लेवल पे है उसमें हम लोग का क्या है, उसमें स्टेट असेंबलीज है ना, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग असेंबलीज है। और साथ ही साथ में कुछ स्टेट्स में, लगभग 6 स्टेट्स में विधान परिषद भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर आपको ये सब फीचर्स याद नहीं होते हैं ये सब, तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। बहुत इजी पॉइंट्स है, बहुत इजी टू मेमोराइज है। ठीक है। फिर the exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to the another. There are two kinds of routes through which federation have been formed. तो ये दो रूट्स कौन से हैं जिससे फेडरेशन फॉर्म होता है। सबसे पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फंक्शन फेडरेशन में क्या कहते हैं, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, सो दैट बाय pulling sovereignty and retaining identity they can increase their security। मतलब इसमें क्या कह रहा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में मतलब क्या है कि ऑलरेडी अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे कि बना दे रहा हूँ कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, सब अलग अलग है। ठीक है, कोई भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सब जो इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो मिल जाते हैं, इकट्ठा मिल जाते हैं, और वो एक देश फॉर्म कर लेते हैं। उसको हम लोग कहेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, ये खुद की मर्जी से ये लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एग्जांपल क्या है इसके, तो जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आपको जैसे यूएसए में मोस्ट प्रेवलेंट क्या है कि ऑलरेडी पता है आपको कि यूएसए को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स के आसपास है। तो सब जो स्टेट्स है वो इंडिपेंडेंटली
फंक्शन करते हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, लेकिन वो है एक इकट्ठा कंट्री। ठीक है, तो सबके फंक्शंस अलग अलग है। जो यूएसए में हो गया या स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, सब स्टेट के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो वैसे फेडरेशन को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रांग विस द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो कंस्टिट्यूएंट स्टेट है, जैसे कि अमेरिका में 50 स्टेट्स के पास, सबके पास इक्वल पावर होती है। कोई भी स्टेट के पास बहुत ज्यादा ये अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें स्टेट के पास भी सेम पावर है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन और दूसरा क्या केस क्या है जिसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या है, द सेकेंड रूट इज वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो एक लार्ज कंट्री, जैसे कि इसके इसके एग्जांपल क्या है, वो है इंडिया। तो एक लार्ज कंट्री, वो पूरा यूनाइटेड है, ऑलरेडी वो यूनाइटेड है। ठीक है, लेकिन उस लार्ज कंट्री को इजीली चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इजीली प्रोग्रेस करने के लिए, उस कंट्री को हम लोग डिवाइड कर देते हैं अलग अलग हिस्सों में। अलग अलग हिस्सों का मतलब है अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हर स्टेट जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है अलग ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, ब्लॉक्स विलेज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो विलेज, वो रूरल एरियाज में होता है। फिर जो अर्बन एरियाज में है, जो डिस्ट्रिक्ट, वो डिवाइडेड हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो अलग अलग आपके वार्ड्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उस टाइप ऑफ फेडरेशन को कहते हैं कि हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, वो ऑलरेडी एक लार्ज कंट्री है। ठीक है, डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पावर वो डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि इजीली एडमिनिस्टर किया जा सके। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो बेल्जियम वाला जो चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसा होता है। आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे डिफरेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, या इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल विद द स्टेट्स। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया के केस में आप देख लीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर्स है। स्टेट गवर्नमेंट के पास या लोकल गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, very often different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. तो यहाँ पर क्या था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो हर स्टेट है, जैसे अमेरिका के केस में 50 के 50 स्टेट्स के पास इक्वल पावर है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रेफरेंसेस दे देते हैं, स्पेशल पावर्स दे देते हैं, तो अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 370, जो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में प्रेजेंट था, उसको एब्रोगेट कर दिया गया अब 3-4 साल पहले। तो ये एक स्पेशल पावर था। साथ ही साथ में आर्टिकल 371, इसके सब क्लॉज है, आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच करके। तो बहुत सारे स्टेट्स को जो है वो स्पेशल पावर दिया गया। जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हिमालयन स्टेट्स है, उसको भी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस या पावर दिया गया है ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। होपफुली आप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्या बनाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ फेडरल ही है। इंडिया जो है वो मिक्स्ड है। इंडिया इज अ मिक्स्ड ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ फेडरल सिस्टम ही समझेंगे। यूनिटरी चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी समझेंगे। ठीक है, तो फेडरल क्या बनाता है इंडिया को एक फेडरल कंट्री।
The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. Thus, it contains three lists. तो इंडिया में थ्री लिस्ट में जो पावर्स की डिवीजन बता रहा था, डिवीजन ऑफ पावर्स, वो इसी लिस्ट में ही इंक्लूडेड है। तो ये लिस्ट है बेसिकली, अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें पावर डिवाइडेड है कि किसको क्या काम करना है और किसके अंडर क्या काम आता है। ठीक है, जैसे कि यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं या नेशनल लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होता है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। डिफेंस, जैसे एक एग्जांपल है इसका डिफेंस, जो हमारे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो है वो पूरे कंट्री के लिए सेम है। ऐसा तो नहीं है कि हर स्टेट में अलग अलग नेवी है, अलग एयरफोर्स, ऐसा नहीं है। जो डिफेंस फोर्सेस है हमारी, वो इकट्ठी है, एक ही है। उसको वो किसके लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। तो आपको एग्जांपल्स भी याद रखने होंगे। फिर फॉरेन अफेयर्स, जो एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, जिसके आज के प्राइम ये कौन है, चीफ फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? तो एस जयशंकर है। तो वो क्या में आता है? वो यूनियन लिस्ट में आता है। फिर बैंकिंग सिस्टम हो गया, जैसे जीएसटी लाना था या अलग अलग बैंकिंग रिफॉर्म्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो कौन लाता है? यूनियन लिस्ट लाता है, वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लाता है। फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो, करेंसी हो, जैसे नोट बैन हुआ था, या अभी एट प्रेजेंट बोला गया है कि 2000 के जो नोट है वो सब बैन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 96 के आसपास जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में आता है। तो ये कुछ एग्जांपल जो है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये आपको याद रखने होंगे। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी इसमें मेंटेन रहता है। The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. और ये जो subjects है, जितने भी union list में subjects हैं, उसमें सिर्फ लॉस कौन बना सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है, नेशनल गवर्नमेंट ही बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता, उसके पास ऑथोरिटी ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है स्टेट लिस्ट, जो हमारी सेकंड लिस्ट है। स्टेट लिस्ट कंसिस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो स्टेट्स के मैटर, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो जैसे हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, उसके अथॉरिटीज अलग होते हैं, उनके जो पे सिस्टम होता है, पे स्केल होता है, अलग अलग स्टेट के अलग होता है। यूनिफॉर्म में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे हर स्टेट के। ठीक है, पावर्स, अथॉरिटीज, ये सब अलग अलग होती है। तो इसमें इसको उस ऐसे लिस्ट को हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पावर किसके पास होता है? तो ये पावर जो होता है वो होनली एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका पावर होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही हर जो है वो रूल बना सकता है, लॉ ला सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे पुलिस वाला है, ट्रेड है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, फिर एक और लिस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिसमें आ जाता है फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाता है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो ना वो यूनियन लिस्ट में है ना वो स्टेट लिस्ट में है, वो कंकरेंट लिस्ट हम उसको कहते हैं। मतलब इसमें जो पावर जो होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, वो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। लेकिन इस केस में क्या होगा, कंकरेंट लिस्ट में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के केस में ज्यादा पावरफुल है, तो ये ओवरराइड कर लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों की पावर होती है कंकरेंट लिस्ट में, दोनों की पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, तो ये ओवरराइड कर देता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बोथ यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। दोनों के पास पावर है। इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। ठीक है, तो ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, तो इसीलिए जो भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, जैसे फॉरेस्ट से लेकर ट्रेड यूनियंस, मैरिज से लेकर, जैसे जैसे अभी चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, यूसीसी के बारे में, जो मैरिज होता है पर्सनल मैरिज,
स्पेशल मैरिज एक्ट, इन सब से रिलेटेड, अडॉप्शन सक्सेशन से रिलेटेड, तो इसमें दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों ही रूल या लॉज ला सकती है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा रहता है, ओवर राइडिंग पावर्स होता है। फिर व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। ऐसे कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं ना जो तीनों ही लिस्ट में नहीं आ सकते, जो टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो हॉट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड, दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो नए नए एरियाज, अलग अलग सब्जेक्ट्स बने रिसर्च से रिलेटेड, वो सब किस में आता है? तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में इंक्लूड किया गया बाई बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, एटॉमिक रिसर्च हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब जो टॉपिक्स है वो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। और इसमें भी रूल या लॉस कौन बना सकता है? तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर है जो लॉस बना सकता है ऑन द रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्टेट, यूनियन, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में मेजर पावर किसके पास है? तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया के केस में यूनिफॉर्म डिवीजन नहीं है पावर का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर्स, ये मैंने अभी बताया। सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। स्टेट्स लाइक असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे और भी स्टेट हैं जिनको हम लोग कहते हैं बीमारू स्टेट्स, बीमारू स्टेट्स जिनकी डेवलपमेंट बहुत पीछे है, बहुत वो इकोनॉमिकली पुअर भी है। बीमारू स्टेट्स में कौन कौन आ जाता है? तो उसमें आता है सबसे पहले बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो ये सब जो स्टेट है, राजस्थान, जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है, जहाँ पर पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ये सब प्रॉब्लम्स है, जैसे मेनली कहाँ होते हैं, ये बिहार, यूपी, एमपी में होता है मोस्ट प्रॉब्लम। ये सब बीमारू स्टेट्स ये भी डिमांड करते हैं कि स्पेशल स्टेटस मिल जाए। तो स्पेशल स्टेटस मिलने से क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ज़्यादा मिलने लगता है उनको, और भी बहुत सारे जो रिलीफ मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं। इसीलिए स्टेट्स जो है जैसे बिहार, यूपी हमेशा से बोलती आ रही है कि उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अब लेकिन मिला नहीं है, लेकिन हर स्टेट डिमांड करता है। तो वैसे ही असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सब स्टेट्स के पास में जो जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर हिमालयन जोन है, वैसे वाले स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिलती है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर स्टेटस था आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 और 35 ए दोनों को ही एब्रोगेट कर दिया गया है। तब उनके पास पावर नहीं है, ना वो जम्मू कश्मीर के पास, ना ही लद्दाख के पास, ठीक है। enjoy special powers under the certain provision of the constitution article 371। और ये तो जो था, जो अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, इनको किसके तहत मिलता है? तो 370 जो है आर्टिकल वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए था। और जो ये सब स्पेशल पावर्स है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इन सबको किसके तहत मिलता है? तो आर्टिकल 371। अब आर्टिकल 371 में बहुत सारे सब क्लॉज है जिसको बोला जाता है आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 बी, सी, ऐसे करके बहुत सारा जी तक है सब क्लॉज, ठीक है। तो उसमें हर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पावर्स है उसमें। इवन महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, कर्नाटका, गोवा, ये सब भी आ जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसको डिटेल में समझने मिलेगा। बस आप इतना जान लीजिए कि स्पेशल पावर्स जो है वो आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को कौन से आर्टिकल से मिलता है? तो आर्टिकल 371 से मिलता है। और जम्मू कश्मीर के केस में क्या था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केस में आर्टिकल 370 था, ठीक है। और
क्यों मिलता है? ड्यू टू सोशल पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस और ट्राइबल्स या हिमालयन रीजन में, इन सब कारणों से भी, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी इनको स्पेशल पावर्स मिल जाता है. These special powers are specially enjoyed in relation to protection of land right of the indigenous people. जैसे कि जम्मू कश्मीर में है, अगर आप वहाँ के डोमिसाइल्ड सिटीजन नहीं है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के या हिमाचल प्रदेश के, तो आप वहाँ के जो लैंड है उसको खरीद नहीं सकते हैं. तो इसीलिए कि प्रोटेक्ट किया जाए इंडिजिनस पीपल का लैंड राइट्स, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखा जाए. ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज. जैसे कि हम लोग, अगर हम लोग नॉन कश्मीरी है तो हम लोग कश्मीर में जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स नहीं ले सकते हैं. तो वो एक्सक्लूसिव राइट जो है वो वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोकल जो डोमिसाइल पर्सन्स हैं उनको ही ये एक्सक्लूसिव राइट मिलती है. ठीक है, तो इसीलिए ये किया जाता है. फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ऐसा रूल्स है, साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी ये रूल्स हैं. तो इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट्स कैन नॉट बाई लैंड्स और हाउस हियर. जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, उत्तराखंड, उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते. अगर आप वहां के डोमिसाइल नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता. सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. और भी बहुत सारे प्रोविजन अलग अलग स्टेट्स में भी प्रोविजन, जैसे गोवा हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें भी अलग अलग प्रोविजन ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर. है ना, बहुत कम पावर वो एंजॉय करते हैं. हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यूटीज. ठीक है, तो यूटीज कितने हैं आज के टाइम पे? तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है कि यूनियन टेरिटरीज कितने हैं. हम श्योर दैट कि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इसमें रॉन्ग करते हैं. ठीक है, देखते हैं किसका सही आंसर होगा. These are areas which are too small to become an independent states, but which could be not merged with any of the existing states. ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज वैसे एरियाज है जो बहुत छोटे हैं, उनको हम ना ही स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं, अलग स्टेट बना सकते हैं, और ना ही वो किसी दूसरे स्टेट के साथ उसको मर्ज किया जा सकता है. तो उसीलिए उसको अलग ही छोड़ दिया जाता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज. फॉर एग्जांपल जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है. लक्षद्वीप, फिर जो दिल्ली है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है. ना वो स्टेट है, ना हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ उसको मर्ज करते हैं. ठीक है, तो हर, जैसे दिल्ली हो गया, वो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो हर बार डिमांड करती है कि उसको स्टेटहुड मिल जाए. ठीक है, कि वो अलग अपना स्टेट बना सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो वैसे एरियाज को, उसको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी. जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी जो पुडुचेरी हम लोग कहते हैं. तो ये सब क्या है? वो यूनियन टेरिटरी है. और इसमें और भी कौन से आ जाता है? तो एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर भी है अलग यूनियन टेरिटरी, साथ में लद्दाख, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे थे, इकट्ठे एज अ स्टेट थे. लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दे हैव बिकम इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, These territories do not have the powers of a state. इनके पास पावर नहीं है, जैसे अलग अलग स्टेट के पास है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर जैसे पावर है, वैसा इनके पास पावर नहीं होता. एग्जैक्टली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज. और जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसको रन करता है. वाई, किसके थ्रू रन करता है? तो वो रन करता है एलजी के थ्रू. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल्स होते हैं. तो एलजी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके पास उनके लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर. लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख. ये ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास
चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में इनमें असेंबलीज भी होती है, जैसे स्टेट असेंबलीज होती है, उस तरह से इस ऐसे यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और पुडुचेरी में इनके स्टेट असेंबलीज भी होते हैं। तो इन सब यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर भी होता है, सीएम्स होते हैं। जैसे दिल्ली के कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है, तो इनमें सीएम चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी होते हैं, जिनको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of constitution. तो ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है, जो फेडरल जिसको हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाले सिचुएशन में ही हो सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग amend नहीं कर सकते। It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. तो पार्लियामेंट के पास में, लोकसभा और राज्यसभा के पास स्पेशल पावर नहीं है कि हम उसमें कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। Any change to it has to be first passed by both the houses. अगर चेंज लाना है तो पहले तो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, बिल जो है वो लोकसभा से भी पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। और 2/3 ऑफ द मेजोरिटी मतलब 67% से भी ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए उस बिल को। साथ ही साथ में देन इट हैज टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। और जो टोटल स्टेट्स कहते हैं 28 में से 14 से ज्यादा स्टेट्स अगर उस बिल को हामी भर देते हैं, यस कर देते हैं, तब जाके ही हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। अगर ये सब फुलफिल नहीं होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। जैसे कि जीएसटी लाने के लिए क्या यही हुआ था, पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी मिला, फिर जाके मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में भी ये जीएसटी रेटिफाई किया गया, तब जाके जीएसटी जो है वो लागू हुआ पूरे इंडिया में। तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड भी है, बहुत सख्त भी है, साथ ही साथ में रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। ऐसे फ्लेक्सिबल भी है, तो दोनों ही है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अटैच्ड होगा ही होगा, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स और साथ ही साथ में अलग अलग जो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ये सब जो है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।